हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। माय नेम इज़ खान शौकत एंड आई वेलकम यू ऑल टू द ट्रिपल एस यूट्यूब चैनल। आज हम अपने मैथमेटिक्स मॉड्यूल का लेक्चर नंबर 7 करेंगे और आज से हम अपने सिलेबस का 4th टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। ये इस पर्टिकुलर टॉपिक के रिगार्डिंग हमारा पार्ट 1 रहेगा। होपफुली हम इस टॉपिक को 2 पार्ट्स में कवर करेंगे। इससे पहले हमने सिलेबस के 3 टॉपिक्स को डिटेल में डिस्कस किया है। वन इज प्रोबेबिलिटी, जिसके सारे के सारे लेक्चर्स आपको स्टैटिस्टिक्स वाले प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। सेकंड टॉपिक इज सेट थ्योरी एंड द थर्ड टॉपिक दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इज रिलेशंस एंड फंक्शंस। अगर ये सारे टॉपिक्स अभी तक आपने कवर नहीं किए हैं, आप प्लेलिस्ट में जा सकते हो, वहां पे आपको सारे लेक्चर्स एक साथ मिल जाएंगे। और आज के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की क्लास को। डैश आर द ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स। आपको बताना है रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट अगर हम करेंगे नंबर्स की, उसको हम क्या बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, दैट इज मैट्रिसेस। एग्जाम्पल से आप इस चीज को प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर सकते हो। लेट अस से ये मेरे पास कुछ नंबर्स हैं और उनको मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, 1 2 3 4 5 6। अब मैंने क्या कर दिया, अपने नंबर्स को एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। सिंपल टर्म्स में जो हमारी मैट्रिसेस होती है ये बनी हुई होती है रोज एंड कॉलम्स की, ठीक है। और मैट्रिक्स में यहां पे कितने रोज आ रहे हैं, दिस इज ओवर रो 1, रो 2, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। तो रोज आ रहे हैं 2 एंड कॉलम्स आ रहे हैं 3। मैट्रिक्स के साथ में ही हम लिखते हैं यहां पे नीचे 2 क्रॉस 3। इसको हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इसको हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। पहले लिखते हैं नंबर ऑफ रोज कितने हैं और उसके बाद लिखते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, इसको हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। एक और पॉइंट जो आप यहां पे याद रखोगे, अगर मैं इस एलिमेंट की बात करूंगा, ये वाला एलिमेंट कहां पे रिसाइड कर रहा है मैट्रिक्स के अंदर, रो नंबर 1 में एंड कॉलम नंबर 1 में। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं A11 दैट इज इक्वल टू 1। अगर मैं आपको बताऊंगा ये वाला एलिमेंट मैट्रिक्स पे कहां पे लाई कर रहा है, ए ये कहां पे आ रहा है, रो नंबर 2 में आ रहा है एंड कॉलम नंबर 2 में आ रहा है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, A22 किसके बराबर आ रहा है, 5 के। ये जो यहां पे A11 A22 A12 सो ऑन मैं लिख रहा हूं, इसको हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट। ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स भी अब आपको समझ में आ गया होगा एंड ऑर्डर ऑफ एलिमेंट भी अब आपको होपफुली समझ में आ गया होगा। अब अगर हम डिनोशन की बात करेंगे, अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है ए, इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, कुछ इस तरीके से AIJ, ठीक है। यहां पे आई रिप्रेजेंट कर रहा होता है नंबर ऑफ रोज को एंड जे डिनोट कर रहा होता है नंबर ऑफ कॉलम्स को। ये जो मैट्रिसेस हम लेते हैं, इन पे हम ऑलमोस्ट सारे के सारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस अप्लाई कर सकते हैं, लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। लेकिन जब भी हम कोई भी ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, उस टाइम पे हर एक ऑपरेशन के टाइम पे मैट्रिसेस को कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करनी होगी, तब जाके वो ऑपरेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं। एज एन एग्जांपल, इन केस ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, इन केस ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम। ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस क्या होना चाहिए, सेम, तब जाके हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन अप्लाई कर सकते हैं। और एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, सिंपली कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम ऐड कर लेते हैं। एग्जांपल के तौर पे, ये अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है A 1 2 3 4 और ये हमारी कोई दूसरी मैट्रिक्स है B जिसके अंदर एलिमेंट्स आ रहे हैं 3 4 5 6। अब अगर आप देख सकते हो क्या ऑर्डर दोनों का सेम आ रहा है, हाँ बिल्कुल। हमें क्या करना होता है, अगर हमें यहाँ पे एडिशन इनका करना होता है, A प्लस बी किसके बराबर आ जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना है, तो 1 + 3 कितना हो गया 4, 2 + 4 कितना हो गया 6, 3 + 5 कितना हो गया 8, 4 + 6 कितना हो गया 10।
तो ये क्या आ जाएगा, दिस विल बी द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ a प्लस बी। सिमिलर पैटर्न पे आप सब्ट्रैक्शन भी अप्लाई कर सकते हो, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करना है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। इफ द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स देन द मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज। अगर किसी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर होंगे तो उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। एग्जाम्पल से समझो फिर से, ये हमारी कोई मैट्रिक्स है ए, 1 2 3 4 इसके अंदर एलिमेंट्स हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज कितने हैं 2 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 2। तो एक ऐसी मैट्रिक्स जहां पे नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होंगे आपस में बराबर, इसको हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब अगर हम बाकी ऑप्शंस की बात करेंगे, पहले हम स्टार्ट करेंगे रो मैट्रिक्स से या कॉलम मैट्रिक्स से। कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर खाली एक ही कॉलम होगा, 1 2 3। ठीक है, आप देख सकते हो इस मैट्रिक्स के अंदर कितने कॉलम्स आ रहे हैं, खाली एक कॉलम। तो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, कॉलम मैट्रिक्स। रोज पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, रोज एन नंबर ऑफ रोज भी आ सकते हैं, फाइन। एंड रो मैट्रिक्स की अगर हम बात करेंगे, ये इसका अपोजिट है। रो मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसके अंदर खाली एक ही रो होगा, एग्जाम्पल के तौर पे 1 2 3। ये एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसके अंदर खाली एक रो है, कॉलम्स पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लाइकवाइज अगर हम ऑप्शन ए की बात करेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसके डायगोनल एलिमेंट्स 1 के बराबर होंगे और जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो 0 के बराबर होंगे। अगर हम 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स यहां पे लेंगे, अगर मैं इसका आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना चाहूंगा, ये और ये इसका डायगोनल एलिमेंट, बाकी सारे के सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, 0। इनको हम बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है, अगर डायगोनल एलिमेंट्स 1 के बराबर होंगे और जितने भी बाकी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो 0 के बराबर होंगे, इसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही अगर मैं यहाँ पे 3 क्रॉस 3 बनाने की कोशिश करूंगा, 3 क्रॉस 3, तो वो क्या आ जाएगी, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे क्या किया, सिंपली डायगोनल एलिमेंट्स जो हमारे हैं उनको 1 रखा और जितने भी बाकी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनको 0 रखा। तो इसको मैं बोल सकता हूं 3 क्रॉस 3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। द गिवन मैट्रिक्स इज, आपको बताना है ये जो यहां पे मैट्रिक्स दी गई है ये कौन सी मैट्रिक्स है। इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर डी, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके डायगोनल से नीचे वाले एलिमेंट सारे 0 के बराबर होंगे। आप देख सकते हो डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट सारे क्या है, 0। और आप देख सकते हो ये ट्रायंगुलर शेप यहां पे बना रहा है और अपर साइड में ये मैट्रिक्स के ट्रायंगल आ रहा है, इसलिए हम इसको बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता होगा, इसका अपोजिट। इसका अपोजिट एज एन एग्जांपल 1 2 3 4 5 6, बाकी जगहों पे मैं 0 रखूंगा इस तरीके से। डायगोनल के ऊपर वाले सारे के सारे एलिमेंट्स अगर 0 के बराबर होंगे, ऐसी मैट्रिक्स को हम बोलते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि यहां पे ट्रायंगल फिर से बन रहा है मैट्रिक्स के नीचे वाले साइड से। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हमने ऑलरेडी डिस्कस किया प्रीवियस क्वेश्चन में। और डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, डायगोनल मैट्रिक्स भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। डायगोनल मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसके डायगोनल एलिमेंट्स नॉन जीरो होंगे और बाकी जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो 0 के बराबर होंगे। एग्जाम्पल 9 8 0 0। तो आप यहां पे देख सकते हो इसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या आ रहे हैं, नॉन जीरो, और जितने भी बाकी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो 0 के बराबर आ रहे हैं। सेम पैटर्न पे अगर मैं इसकी दूसरी एग्जांपल आपको बताऊंगा डायगोनल मैट्रिक्स की, 3 क्रॉस 3 की एग्जांपल करेंगे, 3 9 5, बाकी जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो किसके बराबर होंगे, 0 के। ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। टू मैट्रिसेस A is equal to Aij, B is equal to Bij are said to be equal if। आपको बताना है कि हम कब बोल सकते हैं दो मैट्रिसेस आपस में बराबर हैं। ऑप्शन ए की अगर हम बात करेंगे, दे आर ऑफ सेम ऑर्डर, जब भी हम बोलेंगे कि दो मैट्रिसेस बराबर हैं उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑप्शन बी की अगर हम बात करेंगे, ईच एलिमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ बी,
हर एक ए का एलिमेंट जो होगा वो बी के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के बराबर होना चाहिए। ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, तब जाके हम बोल सकते हैं दो मैट्रिसेस आपस में बराबर हैं। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर सी। होपफुली सारे के सारे क्वेश्चंस अभी तक आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अगर अच्छे से समझ में आ रहा है डू हिट द लाइक बटन। एग्जाम्पल से थोड़ा बहुत और इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। ये हमारे पास कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4, और ये हमारे पास कोई दूसरी मैट्रिक्स है भी जिसके अंदर भी एलिमेंट्स आ रहे हैं 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4। सबसे पहले इसका ऑर्डर क्या आ रहा है 2 क्रॉस 2, बिकॉज नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर 2 2। यहां पे भी सेम, फाइन। अब हमें क्या करना है, हमें देखना है क्या ये दो मैट्रिसेस आपस में बराबर है कि नहीं है, ए इक्वल टू बी है कि नहीं है। ठीक है, कैसे चेक कर सकते हैं? अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तब हम बोल सकते हैं ए और बी आपस में क्या है, बराबर। पहली कंडीशन हमें क्या बताती है, दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होना चाहिए। इसका ऑर्डर अगर आप देखोगे 2 क्रॉस 2, इसका भी ऑर्डर क्या आ रहा है 2 क्रॉस 2, तो पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई। अब दूसरी कंडीशन की अगर हम बात करेंगे, सारे के सारे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, बराबर। यानी कि ये वाला एलिमेंट, ये कौन सा एलिमेंट है A11, ये कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के बराबर होना चाहिए, यानी कि B11 के बराबर होना चाहिए। ये वाला एलिमेंट कौन सा है A12, ये कॉरस्पॉन्डिंग B12 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, ये कौन सा एलिमेंट है A21, और ये कौन सा एलिमेंट है A22। सारे के सारे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में क्या होने चाहिए, बराबर। तब जाके हम बोल सकते हैं दैट दीज टू मैट्रिसेस आर इक्वल। और यहां पे आप देख सकते हो सारे कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज भी इक्वल आ रहे हैं, तो दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। सो वी कैन से दैट यस दीज टू मैट्रिसेस आर इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। हमें यहां पे दो मैट्रिसेस दी गई हैं, ये एक मैट्रिक्स आ रही है एंड दिस इज द सेकंड मैट्रिक्स, और इनके बीच में इक्वालिटी साइन आ रहा है। तो हमें यहां से पता चल रहा है कि ये दो मैट्रिसेस आपस में क्या है, बराबर। नाउ वी आर सपोज्ड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एक्स वाई एंड जी। इन सभी का वैल्यू अभी हमें कैलकुलेट कर लेना है। क्योंकि दो मैट्रिसेस यहां पे बराबर आ रही है, तो हमें पता है इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या होंगे, बराबर। तो यहां का पहला एलिमेंट क्या है x+3, ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। तो हमें पता चला x+3 जो है दैट विल बी इक्वल टू 0। x किसके बराबर होगा, +3 इज इक्वल टू के राइट साइड में जाएगा तो ये -3 आ जाएगा। बाय दिस हमने x का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। सिमिलर पैटर्न पे अगर हम यहां पे देखेंगे, ये वाला एलिमेंट जो है ये इस एलिमेंट के बराबर होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट। z+4 किसके बराबर होगा, 6 के। तो z का वैल्यू क्या आ जाएगा, 6 - 4। सो z का वैल्यू अल्टीमेटली आ जाएगा 2। तो z का वैल्यू भी हमने यहां पे कैलकुलेट कर लिया। इसी पैटर्न पे हम अब क्या कर सकते हैं, ये वाला एलिमेंट इस एलिमेंट के बराबर होगा, मींस 2y - 7 विल बी इक्वल टू 3y - 2। ठीक है, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं एक बार। तो ये आ जाएगा 2y - 3y इज इक्वल टू 7 - 2। -y किसके बराबर आ जाएगा, 5 के। अल्टीमेटली y का वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा, -5। एक्स वाई जी का वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हम क्या कर सकते हैं, यहां पे a का वैल्यू आप देख सकते हो क्या आ जाएगा, ये वाला वैल्यू इस वैल्यू के बराबर होगा, मींस a - 1 विल बी इक्वल टू -3। a का वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा, -3 + 1। a का वैल्यू विल बी इक्वल टू -2। लाइकवाइज हम देख सकते हैं यहां पे ये वाला वैल्यू b - 3 किसके बराबर होगा, दिस विल बी इक्वल टू 2b + 4, 2b + 4। तो b - 2b इज इक्वल टू 4 + 3। तो -b का वैल्यू क्या आ जाएगा, 7। b का वैल्यू क्या आ जाएगा, -7। ठीक है, आप देख सकते हो ऑलमोस्ट सारे के सारे वैल्यूज को हमने यहां पे कैलकुलेट कर लिया। c का भी वैल्यू आप निकाल सकते हो, कैसे, ये वाला एलिमेंट इस एलिमेंट के बराबर होगा, तो 2c + 2 जो है वो 0 के बराबर आ रहा है। तो 2c किसके बराबर होगा, -2 के। c किसके बराबर आ जाएगा, -2 डिवाइडेड बाई 2। तो c का वैल्यू आ जाएगा -1। सो ए बी सी एंड एक्स वाई जी सब का वैल्यू हमने यहां से कैलकुलेट कर लिया। ये क्वेश्चन ऑप्शंस के बगैर है, आप अकॉर्डिंगली इसके ऑप्शंस खुद से क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। फॉर टू मैट्रिसेस ए एंड बी, ए क्रॉस बी इज डिफाइंड ओनली इफ। आपको बताना है कि अगर हमारे पास दो मैट्रिसेस होंगे ए एंड बी,
और अगर हमें उनका मल्टीप्लिकेशन करना होगा, a इंटू बी निकालना होगा, ये हम कब निकाल सकते हैं? ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नंबर ऑफ कॉलम्स इन मैट्रिक्स ए आर इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स बी। जितने कॉलम्स मैट्रिक्स ए में होंगे, पहले मैट्रिक्स में होंगे, उतने ही रोज होने चाहिए बी मैट्रिक्स में, तब जाके हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है, आप इसको एज इट इज याद रखोगे। एग्जाम्पल के तौर पे थोड़ा सा अगर आप अंडरस्टैंड करोगे, अगर ये हमारे पास कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4, इसका ऑर्डर क्या रहा है? 2 क्रॉस 2, ठीक है। अब यहां पे मैं क्या ले रहा हूं? एक और मैट्रिक्स ले रहा हूं 1 2 3 4 5 6। यहां पे इसका ऑर्डर क्या रहा है? 3 क्रॉस 2। नंबर ऑफ रोज 3 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 2। आप देख सकते हो यहां पे नंबर ऑफ, हमें क्या बताया जा रहा है? मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हम तभी अप्लाई कर सकते हैं जब नंबर ऑफ कॉलम्स इन मैट्रिक्स ए, जो पहले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे, कितने हैं यहां पे? 2, शुड बी इक्वलेंट टू द नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स बी। मैट्रिक्स बी में कितने रोज आ रहे हैं? 3। यहां पे कॉलम्स 3 है और यहां पे रोज 3 है, 2 एंड 3 है, ठीक है। क्या ये आपस में बराबर है? नो। तो ऐसी सिचुएशन में हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ये पॉइंट आप एज इट इज फिलहाल के लिए याद रखोगे। आगे हम इसके रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे कि हम कैसे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। इफ आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अगर आई एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, देन फॉर अ मैट्रिक्स ए, आपको बताना है ए मैट्रिक्स के लिए कौन सा यहां पे करेक्ट स्टेटमेंट बनेगा। ए मैट्रिक्स के लिए यहां पे कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट बनेगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। लेटर से अगर मेरे पास कोई मैट्रिक्स है ए, जिसके अंदर एलिमेंट्स आ रहे हैं 1 2 3 एंड 4, और अगर मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स लूंगा, क्योंकि यहां पे मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 आ रही है, तो मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 2 क्रॉस 2 ही लेनी पड़ेगी, ठीक है। 2 क्रॉस 2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या आती है? 1 0 0 एंड 1। अब अगर मैं क्या करूंगा? a इंटू आई करूंगा, आप देख सकते हो वो किसके बराबर आ रहा है? 1 2 3 4 इंटू क्या करेंगे? 1 0 0 1। यहां से ही आप थोड़ा बहुत मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन भी सीख सकते हो। हम क्या करते हैं? इसका पहला रो उठाएंगे, ये सारा का सारा रो उठाएंगे, इसको इसके पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले यही, इसका पहला एलिमेंट और इसका पहला एलिमेंट, 1 1 जार हो गया 1, और इसका दूसरा एलिमेंट, इस कॉलम का दूसरा एलिमेंट 2 0 जार 0, और बीच में प्लस आता है फॉर्मूला का। तो ए आई हम कैलकुलेट कर रहे हैं। सिमिलर पैटर्न पे अब हम क्या करेंगे? यही रो उठाएंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके दूसरे कॉलम के साथ, इसके दूसरे कॉलम के साथ। तो 1 0 जार कितना हो गया? 0, बीच में आ जाएगा प्लस, इसका दूसरा एलिमेंट 2, 1 जार कितना हो गया? 2, तो यहां पे क्या आ जाएगा? 2। अब हम क्या करेंगे? इसका दूसरा रो उठाएंगे, इसको पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 जार हो गया 3, बीच में फॉर्मूला का प्लस, 4 0 जार कितना हो गया? 0। अब इसी को क्या करेंगे? इसी रो को इस कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, 3 0 जार हो गया 0, प्लस 4 1 जार कितना हो गया? 4। अल्टीमेटली जब आप इसको सॉल्व करोगे तो वापस से क्या आ रहा है? 1 2 3 एंड 4। इससे हमें एक चीज समझ में आ रही है, अगर हम ए मैट्रिक्स को, किसी भी मैट्रिक्स को उसके आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वापस से क्या आ रहा है? ए ही आ रहा है। यानी कि ए आई का वैल्यू किसके बराबर आ रहा है? ए के। सिमिलर पैटर्न पे अगर मैं आई ए का वैल्यू निकालूंगा ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ए के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, वो भी ए के बराबर ही वापस से निकलेगा। ये आप चेक कर सकते हो। इसीलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में अगर आपको कोई परेशानी है, अभी आपको आराम से समझ में आ जाएगा। इसके रिलेटेड एक एग्जांपल हम और करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। व्हेन ए एंड बी आर 2 मैट्रिसेस, ठीक है, ऑफ सेम ऑर्डर, हमें 2 मैट्रिसेस दी गई है ए एंड बी, और दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर क्या है? सेम। देन फॉर एनी कॉन्स्टेंट के, अगर हम कोई भी कॉन्स्टेंट के लेंगे, उसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे ए प्लस बी के साथ, वो किसके बराबर होता है? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। एज इट इज आप ये पॉइंट याद रखोगे, यानी कि के कॉन्स्टेंट को अगर हम ए प्लस बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज सेम एज दैट ऑफ के ए प्लस के बी। एग्जाम्पल के थ्रू आप इसको भी सॉल्व कर सकते हो आराम से, या अगर आपके पास टाइम कम है तो आप इसको डायरेक्टली याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। इफ एक्स एंड वाई आर 2 मैट्रिसेस, हमें यहां पे 2 मैट्रिसेस दी गई है एक्स एंड वाई,
देन फाइंड वाई एक्स एंड एक्स वाई। हमें एक्स वाई और वाई एक्स का वैल्यू यहाँ पे क्या करना है, कैलकुलेट। सबसे पहले हम निकालेंगे एक्स वाई, ठीक है। एक्स वाई कैसे निकाल सकते हैं, सबसे पहले हमें इसका ऑर्डर चेक करना होगा। एक्स मैट्रिसेस का ऑर्डर क्या है, नंबर ऑफ रोज कितने आ रहे हैं 3 इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स कितने आ रहे हैं 2, और इसमें नंबर ऑफ रोज कितने आ रहे हैं 2 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स कितने आ रहे हैं 3। कंडीशन क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स इन द फर्स्ट मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज इन द फर्स्ट मैट्रिक्स। यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, क्या ये ऑर्डर इनका सेम आ रहा है, मतलब क्या यहाँ पे ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, हाँ बिल्कुल हो रही है। सो वी कैन अप्लाई मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। फाइन, कैसे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करेंगे, मैंने आपको क्या बताया, आप क्या करोगे, इसका पहला रो उठाओगे, पहला रो यहाँ पे क्या आ रहा है 2 एंड 1 -2 एंड 1, और इसको मल्टीप्लाई करोगे इसके पहले कॉलम के साथ, इसके पहले कॉलम के साथ एलिमेंट वाइज, यहाँ का पहला एलिमेंट इसके पहले एलिमेंट के साथ, इसका दूसरा एलिमेंट इसके दूसरे एलिमेंट के साथ। तो अगर हम मैट्रिक्स बनाएंगे यहाँ पे एक्स वाई का वैल्यू क्या आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू -2 8 जार हो गया, -2 4 जार हो गया -8, बीच में आता है फॉर्मूला का प्लस, और यहाँ पे -3 1 जार कितना हो गया -3, -3 प्लस -3 इंटू प्लस करेंगे तो वो माइनस ही आ जाएगा, -3 यहाँ पे अल्टीमेटली रहेगा। अब आप क्या करोगे, इसी रो को इस वाले कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई करोगे एलिमेंट वाइज, -2 5 जार हो गया -10, बीच में आता है फॉर्मूला का प्लस, 1 1 जार हो गया 1, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इसी रो को इसके तीसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करोगे, -2 6 जार हो गया 12 -12 प्लस फॉर्मूला का 1 0 जार हो गया 0, ठीक है। तो हमने क्या किया, पहले रो को हर एक कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसी पैटर्न पे हम क्या करेंगे, यहां से दूसरा रो उठाएंगे, इसको इस कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, इस कॉलम के साथ भी और इस कॉलम के साथ भी एलिमेंट वाइज। 4 4 जार हो गया 16, बीच में आ जाएगा -3 3 जार 9। सिमिलर पैटर्न पे अब इसको इसके साथ 4 5 जार हो गया 20, प्लस बीच में 3 1 जार हो गया 3। सिमिलर पैटर्न पे 4 6 जार हो गया 24, 4 6 जार हो गया 24, बीच में प्लस 3 0 जार हो गया 0, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, तीसरे रो को उठाएंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तीसरा रो यहां पे ये आ रहा है, इसको इसके पहले कॉलम के साथ भी, दूसरे कॉलम के साथ भी और तीसरे कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे। 3 4 जार हो गया 12 और साथ में माइनस आ रहा है, ठीक है, और -3 2 जार हो गया 6। सिमिलर पैटर्न पे -3 5 जार हो गया -15, बीच में फॉर्मूला का प्लस, 2 1 जार 2। अब इसी तरीके से यहां पे आ जाएगा -3 6 जार हो गया -18 प्लस 2 0 जार 0। सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, -11 -9 -12 7 आ जाएगा, 23 आ जाएगा, और यहाँ पे 24 आ जाएगा। इसी पैटर्न पे -18 -13 एंड -18। सो ये हमारे x एंड y का वैल्यू आ रहा है, x इंटू वाई का वैल्यू आ रहा है। आप यहाँ पे एक और पॉइंट नोट डाउन कर सकते हो, चलो मैं यही से आपको बता देता हूँ। मैंने आपको क्या बताया, इसका ऑर्डर क्या आ रहा है 3 × 2, इसका ऑर्डर क्या आ रहा है 2 × 3। यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स इन द फर्स्ट मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज इन द सेकंड मैट्रिक्स, ठीक है। और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगी उसका ऑर्डर क्या होगा, उसका ऑर्डर होगा ये बचे हुए दो एलिमेंट्स, क्या है 3 × 3। अभी आप देखोगे जो हमारी रिजल्टेंट मैट्रिक्स थी उसका ऑर्डर क्या आ रहा था 3 × 3, ठीक है। अब आप y इंटू एक्स का वैल्यू खुद से निकालोगे और ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बताओगे कि इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, y इंटू एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा। एंड यू विल कम टू द कंक्लूजन दैट एक्स वाई का वैल्यू बराबर नहीं होता है y एक्स के। और ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यानी कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के टाइम पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। The matrix obtained by interchanging the rows and columns of a given matrix is called। आपको बताना है कि अगर हम किसी भी मैट्रिक्स के रोज एंड कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज करेंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, उस ऑपरेशन को हम बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एग्जाम्पल से फिर से समझो, थोड़ी छोटी सी एग्जाम्पल करेंगे। ये हमारे पास कोई मैट्रिक्स है जिसके अंदर एलिमेंट्स आ रहे हैं 1 2 3 एंड 4। अब ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स जो है ना, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए बार, ए कॉम्प्लीमेंट भी लिख सकते हो, और ए बार भी आप लिख सकते हो, और ए रेज पावर टी भी आप लिख सकते हो ट्रांसपोज को रिप्रेजेंट करने के लिए।
या डिनोट करने के लिए। ट्रांसपोज का मतलब मैंने आपको क्या बताया, अगर हम इसका ए ट्रांसपोज निकालेंगे दैट विल बी इक्वल टू, ट्रांसपोज का मतलब हो गया रोज बन जाते हैं कॉलम्स एंड कॉलम्स बन जाते हैं रोज। ठीक है, तो ये वाला रो जो यहां पे आ रहा है इसको हम क्या बनाएंगे, कॉलम। ये यहां का पहला कॉलम बन गया, ये इसका दूसरा रो है, इसको हम क्या बनाएंगे, यहां का दूसरा कॉलम बनाएंगे 3 4। तो इस ऑपरेशन को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोज। हमने रोज को कॉलम बना दिया और कॉलम्स को रो बना दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स। आपको बताना है इनमें से कौन कौन सी प्रॉपर्टी आती है मैट्रिक्स की। सबसे पहले ये पॉइंट आप एज इट इज याद रखोगे, ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज वापस से किसके बराबर आ जाएगा, ए के बराबर। ये आप एग्जांपल से भी कर सकते हो, ये वाला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरे ऑप्शन की अगर हम बात करेंगे, इफ बी इज अ कॉन्स्टेंट, अगर बी कोई कॉन्स्टेंट है, बी ए होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ए ट्रांसपोज, ये वाला स्टेटमेंट भी है करेक्ट है। आप इसको प्रूव कर सकते हो बाय टेकिंग एन एग्जांपल। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट की अगर हम बात करेंगे, ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ये भी आप प्रूव कर सकते हो, ये वाला स्टेटमेंट भी करेक्ट है, ये भी प्रॉपर्टी आती है मैट्रिक्स की। ये वाला स्टेटमेंट मैंने आपको अभी बताया, एक्स वाई जो है ना, इट इज नॉट इक्वल टू वाई एक्स। ठीक है, सिमिलर पैटर्न पे ए बी जो है ये भी क्या होगा, नहीं बराबर होगा किसके, बी ए के। हाँ कभी कभी हो सकता है, लेकिन हमेशा ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। ठीक है, तो ये तो प्रॉपर्टी नहीं आती है मैट्रिसेस की। ये वाली कंडीशन भी सही है, ए बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। सो द राइट आंसर ऑफ और क्वेश्चन नंबर 11 विल बी ऑप्शन सी, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फिफ्थ ओनली। फोर्थ जो है ना, दैट इज नॉट एप्लीकेबल, दैट इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी डैश इफ इट्स ट्रांसपोज इज इक्वल टू इटसेल्फ। आपको बताना है कि अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है, एज एन एग्जांपल ये मेरे पास कोई मैट्रिक्स है ए, जिसके अंदर एलिमेंट्स आ रहे हैं 1 2 लेट अस से 2 एंड लेट अस से -3। ये हमारे पास कोई मैट्रिक्स है ए। अब अगर मैं इसका ट्रांसपोज निकालूंगा, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ट्रांसपोज के टाइम पे हम क्या कर रहे हैं, रोज को कॉलम्स बनाते हैं एंड कॉलम्स को रोज। यहां का पहला रो क्या आ रहा है 1 2, इसको मैं कॉलम बनाऊंगा यहां पे 1 2। ये वाला दूसरा रो जो है इसको मैं यहां का दूसरा कॉलम बनाऊंगा 2 -3। समझ में आ रही बात। आप देखोगे ये जो ए यहां पे आ रहा है ना, ये ए ट्रांसपोज के बराबर आ रहा है। तो एक ऐसी मैट्रिक्स जहां पे ए ट्रांसपोज के बराबर होगा, ऐसी मैट्रिसेस को हम बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिसेस। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज स्लैश आर द प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आपको बताना है इनमें से कौन कौन सी प्रॉपर्टी आती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। ऑप्शन ए की अगर हम बात करेंगे, मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय टेकिंग द डिफरेंस और सम ऑफ टू सिमेट्रिक मैट्रिसेस इज आल्सो सिमेट्रिक। यानी कि अगर हमारे पास दो सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं, अगर हम उन दो मैट्रिसेस का आपस में एडिशन करेंगे, सम करेंगे या डिफरेंस करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगी वो अगेन सिमेट्रिक ही होगी। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ये प्रॉपर्टी आती है सिमेट्रिक मैट्रिसेस की। दूसरे ऑप्शन की अगर हम बात करेंगे, फॉर एन इंटीजर n इफ a इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन एन ए इज ऑल्सो सिमेट्रिक। यानी कि अगर हमारे पास कोई a मैट्रिक्स है, अगर ये सिमेट्रिक है, अगर हम इसको किसी इंटीजर n से मल्टीप्लाई करेंगे, जो मैट्रिक्स वापस से रिजल्टेंट मैट्रिक्स निकलेगी ना, वो भी क्या होगी, सिमेट्रिक ही होगी। ये वाली प्रॉपर्टी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की आती है। सो द राइट आंसर ऑफ और क्वेश्चन नंबर 13 विल बी ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में। अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी डैश इफ इट इज ट्रांसपोज इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ इटसेल्फ। यानी कि अगर हम किसी मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज करेंगे, ए ट्रांसपोज निकालेंगे, तो वो माइनस टाइम्स ए के बराबर अगर होगा, तो ऐसी मैट्रिसेस को हम क्या बोलते हैं, ऐसी मैट्रिसेस को हम बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। एग्जाम्पल से फिर से समझो, लेट अस से ये मेरे पास कोई मैट्रिक्स है ए, इसमें मैं कुछ भी एलिमेंट्स ले रहा हूं, लेट अस से 0 2 -2 एंड 0। अब अगर मैं इसका ट्रांसपोज करूंगा, ए ट्रांसपोज किसके बराबर होगा, ए ट्रांसपोज के टाइम पे हम क्या करते हैं, रोज बन जाते हैं कॉलम्स, कॉलम्स बन जाते हैं रोज। तो पहला रो यहां पे क्या आ रहा है 0 2, इसको मैं यहां पे क्या बनाऊंगा, कॉलम 0 2। और दूसरा रो यहां पे क्या आ रहा है -0 2 -2 एंड 0, तो यहां पे मैं एज इट इज इसको लिखूंगा। आप अगर देखोगे
इस वाले मैट्रिसेस में से अगर आप माइनस को कॉमन निकालोगे, बाहर निकालोगे, यहां पे क्या आ जाएगा 0, यहां पे क्या आ जाएगा 2, यहां पे क्या आ जाएगा -2 और यहां पे क्या आ जाएगा 0। ठीक है, तो ए ट्रांसपोज करने के बाद ये खुद किसके बराबर आ रहा है, -a के बराबर आ रहा है। तो ऐसी मैट्रिसेस को हम क्या बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक। होपफुली ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बात करते हैं आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन के बारे में। विच अमंग द फॉलोइंग आर द प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आपको बताना है इनमें से कौन कौन सी प्रॉपर्टी आती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। ऑप्शन 1 से स्टार्ट कर लेते हैं। मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय एडिंग टू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस इज आल्सो स्क्यू सिमेट्रिक। यानी कि अगर हम दो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस को ऐड करेंगे, जो रिजल्ट होगा वो भी एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होगी। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ये प्रॉपर्टी आती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस की। ऑप्शन अगर सेकंड की अगर हम बात करेंगे, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज आल्सो स्क्यू सिमेट्रिक। यानी कि अगर हम दो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस का आपस में स्केलर प्रोडक्ट करेंगे, जो रिजल्ट होगा वो भी एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होगी। ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ऑप्शन थर्ड की अगर हम बात करेंगे, मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इन्वर्टेबल। अब इन्वर्टेबल मैट्रिक्स क्या होता है, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। ये वाला स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन 4 की अगर हम बात करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज नॉन नेगेटिव। जब भी हम किसी भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालेंगे वो नॉन नेगेटिव होता है, यानी कि पॉजिटिव में वैल्यू होता है। ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। अब डिटर्मिनेंट क्या होता है इसके बारे में भी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करने वाले हैं। होप यू लाइक द सेशन। अगर अच्छा लगा डू हिट द लाइक बटन। मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट सेक्शन में, जहां पे हम इसका पार्ट सेकंड करेंगे और इस टॉपिक को भी कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट सेक्शन में। टिल देन टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। गुड बाय।